हेलो एवरीवन, चलो अपने इंग्लिश की क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो हम लोग अभी तक इंग्लिश में क्या सीख रहे थे, कुछ बेसिक बातें। आज उन्हीं बातों को और आगे बढ़ाते हैं और ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे कि आप देखना। बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे करनी नहीं आती, आपको ही बताओ, लेकिन आप देखना फिर भी अपने केवल आज की इसी क्लास से एनडीएस सीडीएस में एक 10 क्वेश्चन का एक सीरीज आता है। क्योंकि एनडीएस सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने दिया जाता है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। जो लोग एनडीए और सीडीएस का पेपर दे रहे हैं उनको एक बात पता होगा कि 10 क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई किया जाता है ना। और विश्वास मानना मेरे आज के इस क्लास से आप वो 10 के 10 क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आओ देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इंग्लिश लैंग्वेज में होता क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज केवल 5 ही बातें होती हैं। क्या क्या? अगर पूछा जाए कि इंग्लिश किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ना। और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एडवर्बियल होता है। और विश्वास मानो मेरे दोस्त, इंग्लिश लैंग्वेज में इन पांचों चीज के अलावा और कुछ भी नहीं होता। अगर आपसे कोई ये कह दे कि इंग्लिश में कोई छठी चीज भी है, तो वो गलत है। ऐसी कोई बात नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज में केवल और केवल यही 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब ये बनता कैसे है? सब्जेक्ट किन चीजों से मिलकर बना होता है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है और एडवर्बियल क्या होते हैं। इन बातों पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, आज की क्लास में लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में लोग देखने वाले हैं आगे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं और इसको देखते हैं। कुछ थोड़ी बहुत नॉइज हो रही है, उसको आप लोग थोड़ा टॉलरेट कर लेना, क्योंकि बगल में कुछ पूजा वूजा हो रहा है ना, तो वहां पे काफी शोर हो रहा है। ठीक है। देखो एक बात सीखो। मान लो अगर आपसे ये कहा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एक सेंटेंस है, कह दो कि हाँ एक सेंटेंस के लेवल पे बातें हो रही होती है। सेंटेंस कब बनता है? सेंटेंस तब बनता है जब यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा होता है। टर्मिनेटर क्या हो सकता है? टर्मिनेटर 3 चीज हो सकती है। या तो मान लो एक फुल स्टॉप हो गया, या तो मान लो एक क्वेश्चन मार्क हो गया, या फिर एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। 3 चीजें हो गई। अगर ये 3 चीजों में से कोई भी एक आपको दिख जाए तो आप समझ जाने के सेंटेंस वहां पे पूरा हो गया है ना। सेंटेंस वहां पे पूरा हो गया। अब एक बात बताओ, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, स्पॉट द एरर, या एरर स्पॉटिंग का एक सेक्शन आता है सॉरी, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई इस फला पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कह देता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, सॉरी, कि बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये आप कब समझ पाओगे? जब आप ये समझो कि सेंटेंस बना कैसे कैसे। तो सेंटेंस कैसे बना हुआ है? सेंटेंस आप क्या कहोगे? वर्ड्स से बना हुआ है, शब्दों से बना हुआ है। और शब्द कहाँ से आते हैं मेरे भाई? तो आप क्या कहोगे? शब्द आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। शब्द कहाँ से आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब यही एक बात समझना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आपसे कहीं डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा। कहीं पे डिफिनीशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा एक काम करना, मैं क्लास में रहता हूँ तो ये सबको लाइव कराता हूँ, सामने सामने कराता हूँ। एक काम करो, कॉपी के मार्जिन में कहीं भी डिफिनीशन की स्पेलिंग लिख कर देखो क्या लिखते हो आप लोग। और उसके बाद फिर सही देखना कि सही स्पेलिंग क्या है। एक बार खुद से लिखो, और एक बार फिर सही स्पेलिंग कहीं से सर्च करके या डिक्शनरी से मैच करके देखो सही स्पेलिंग क्या है डिफिनीशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात समझना, ये है क्या? ये क्या है? ये 8 क्लासेस है। ये क्या है? 8 क्लासेस है। मतलब बहुत सारे शब्दों को, इन सारे शब्दों को 8 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड किया गया है? कैसे डिवाइड किया गया? उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है ना। देखो, वर्ड्स को क्या किया गया है? 8 क्लास में डिवाइड किया गया। कैसे? उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसे ही हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहीं से आपको एक चीज निकल के आती है, क्या? फंक्शनल स्कूल। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। आज हम लोग ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो बहुत बेसिक है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ है नहीं,
80 to 85 स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस के, 80 to 85 स्ट्रक्चर्स हैं, और नियर अबाउट 200 रूल्स है ग्रामर के, जो आपको इतना पढ़ना है। लेकिन ये पढ़ने के लिए आपको कम से कम ये नाउन प्रोनाउन की बेसिक जो जानकारी होती है वो तो होनी ही चाहिए। बस वही जानकारी देने के लिए आपको मैं आज की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और दिखाते हैं। तो एक हो गया फंक्शनल स्कूल। स्कूल से मतलब क्या है, विचारधारा या थॉट या आइडियोलॉजी कह लो। फंक्शनल स्कूल का मतलब क्या है, कह सकते हो क्या, वर्ड्स आर डिवाइडेड, वर्ड्स आर ग्रुप्ड, कह दो वर्ड्स आर ग्रुप्ड according to function, according to their function in the sentence। वर्ड्स को कैसे ग्रुप कर दिया गया, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कहां पे, सेंटेंस में, है ना। देखो जैसे मैं तो बताता हूँ, सुनो। मान लो अगर मैं ऐसे कह दे, ऐसे कह दे, तो देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं, सुनो। राम इज स्विमिंग, राम इज, अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख दूं, स्विमिंग, स्विमिंग is a good exercise। और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ स्विमिंग यहाँ पे क्या है, इसका फंक्शन कैसा है इस वर्ड का, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये वर्ब है। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि स्विमिंग क्या है यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, स्विमिंग यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे आया है इसलिए क्या है, नाउन है। लेकिन ये ऑर्डिनरी नाउन नहीं है, क्योंकि एक वर्ब में आईएनजी लगा करके जब उसको नाउन के जैसे यूज करते हो तो क्या हो जाता है, तो वो जीरंड हो जाता है। नाउन होने के साथ क्या है, नाउन एक ऐसा नाउन है, जीरंड वाला नाउन है ना। ये क्या है, ये जीरंड है बेसिकली, ठीक है। और काम कैसा कर रहा है यहाँ पे, काम कैसा कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट जैसे काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यही यहाँ पे टॉपिक ऑफ द टॉक है। ये छोटी सी बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या है, देखो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। ये छोटी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात क्या है, स्ट्रक्चरल स्कूल होता है। एक स्कूल हमारे पास और है, क्या है, स्ट्रक्चरल स्कूल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्ड्स आर ग्रुप्ड according to their structure in the sentence। सेंटेंस में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही जो ये वर्ड्स होते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिसाइड किया जाता है। क्या ये छोटी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही हो, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम लोग ऐसी ऐसी बातों को सीखेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। और देखते हैं। और विश्वास मानना है तो ये बातें बहुत बेसिक, लेकिन अगर आप लोग इन बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आगे जब मैं कोई कॉम्प्लेक्स रूल पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, आप लोग इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आओ देखते हैं यार। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। कुछ ग्रामेरियंस ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करके उसको 9 बताते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं करना है। जो एक्सेप्टेबल है वो क्या है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 हैं। और सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप क्या कहोगे, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो है नाउन। तो नाउन के बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। बताओ नाउन क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। पतले लग रहे हैं ना, कमेंट करके तुम लोग बताना जरूर कि पतले लग रहे हैं या नहीं, जैसे मोटे तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम ज्यादा हिल डुल नहीं रहे। ठीक है, देखो आओ। आओ देखते हैं नाउन वाउन क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं इन चीजों को। असल में क्या है कि डस्टर थोड़ा भीग गया था, तो चलो कोई बात नहीं, आओ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। नाउन की बात की जाए अगर, तो नाउन की बात की जाए, नाउन कहाँ से लिया गया है, कि लैटिन रूट नोमेन से लिया गया है। नोमेन से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, टू नेम, टू नेम समवन और समथिंग, टू नेम समवन और समथिंग, टू नेम समवन और समथिंग।
नेम समवन और समथिंग। ठीक है, अब एक बात समझना, ये जो समवन होगा ये तो टेंजिबल होगा हमेशा, मतलब क्या, इसको आप छू सकते होगे, देख सकते हो, क्योंकि ये कोई पर्सन होगा। इसको आप छू भी सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, मतलब फील भी कर सकते हो, टच भी कर सकते होगे। लेकिन समथिंग की बात की जाए तो समथिंग में ऐसी दो चीजें होंगी। एक चीज तो ऐसा होगा, पहला, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। दूसरी चीज क्या होगी, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप ना देख सकते हो, केवल फील कर सकते हो, है ना। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्क्रीट आइडिया, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना, या फिर क्या कह सकते हैं कॉन्क्रीट मटेरियल, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। बाकी और डिटेल इसको देखेंगे नाउन में। ठीक है, फिलहाल नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन कैसे बना हुआ है, एक लैटिन रूट हमारे पास क्या है, नोमेन। नोमेन का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू नेम समवन और समथिंग। समवन कैसा होगा, ये हमेशा ऐसा होगा जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। समथिंग कैसा होगा, समथिंग दो तरीके का हो सकता है, पहला क्या होगा जो टेंजिबल होगा, दूसरा कैसा होगा, इंटेंजिबल होगा ना, जिसको मतलब आप फील कर सकते हो केवल, इसको आप क्या कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, इसको देख भी सकते हो, इसको केवल क्या करोगे, फील करोगे। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब नाउन के बारे में अगर बात की जाए, नाउन की बात की जाए, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप क्या कहोगे, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो आप क्या कहोगे, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप क्या कहोगे, देखो, नाउन लव्स, नाउन, नाउन लव्स नाउन, मतलब क्या है, एक नाउन होगा, एक वर्ब होगा, और एक नाउन होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है, कि पहले क्या आएगा, एक नाउन आएगा, फिर क्या आएगा, एक वर्ब आएगा, और फिर क्या आएगा, एक नाउन आएगा। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब अगर इसके फंक्शन की बात की जाए कि इसका फंक्शन क्या क्या है, तो ये बात तो सबको पता होगा, इसका फंक्शन क्या क्या है, बताओ फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या क्या है इसका, या तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, या तो ये क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और कभी कभी आपको देखने को क्या मिलता है, ये पोजीशन का भी काम करता है। जैसे नहीं होता है, दिस इज राम्स पेन, ऐसे कह दो अगर हम लोग, दिस इज राम्स पेन, है ना। तो इसकी बात करेंगे, क्या क्या बन सकता है, देखो, ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये अधिकार बताने का भी काम करेगा, कैसे, एपोस्ट्रोफ एस के साथ प्रयोग में होकर के, दिस इज राम्स पेन। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को और बढ़ाते हुए हम चलते हैं, देखते हैं। अगर मान लो प्रोनाउन की बात की जाए, देखो प्रोनाउन की बात की जाए तो इसके साथ एक छोटा सा वर्ड ऐड हो रहा है, क्या, प्रोनाउन। एक वर्ड ऐड हो गया, प्रो। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अगर घर में कभी कभी डिबेट होता होगा, कहते होंगे लोग कि अरे बहुत प्रो बीजेपी है, प्रो कांग्रेस है, इसका मतलब क्या है, कि मतलब वो कांग्रेस को पसंद करता है, कांग्रेस को फेवर करता है, बीजेपी को पसंद करता है, बीजेपी को फेवर करता है। ठीक है, तो प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, कि जो प्रोनाउन का मतलब क्या होगा, जो नाउन को पसंद करे या जो नाउन को फेवर करे। कैसे फेवर करता है, कैसे पसंद करता है, तो ये नाउन के लिए काम करके नाउन को पसंद करता है, नाउन को फेवर करता है, मतलब नाउन के लिए काम कैसे करता है, नाउन के स्थान पर आकर के नाउन को ये मदद करता है। अब ऐसा क्यों होता है हम लोग देखते हैं, आओ। छोटा सा वर्ड है हमारे पास, क्या, प्रोनाउन, है ना। तो वो कैसे बना हुआ, प्रो और प्लस नाउन। अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो आप लोग बचपन से याद किए होंगे, क्या, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये तो बचपन से याद किए होंगे, है ना। ठीक, ये तो आप बचपन से याद किए होंगे, ये तो आप बचपन से याद किए होंगे।
ठीक है, आओ देखते हैं इसको आगे, इसको आगे देखते हैं आओ। ठीक है, कैसे समझोगे इसको, कैसे समझोगे? देखो, यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये छोटी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन मतलब क्या? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता हो। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं हम लोग, ये बताओ। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है मंगरू, मेरा एक बहुत प्यारा सा छात्र है जिसका नाम क्या है, मंगरू। तो एक बात बताओ, अगर मैं उसको बार बार ऐसे बुलाऊं कि मंगरू इधर आओ, मंगरू तुम बहुत अच्छे हो, मंगरू तुम अच्छा पढ़ते हो, मंगरू तुम अच्छा लिखते हो, मंगरू तुम्हारी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है, तो उसको भी खराब लगेगा, सर मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। तो ग्रामीण ने क्या तरीका निकाला, जो ग्रामीण के विद्वान थे उन्होंने क्या तरीका निकाला, उन्होंने क्या कहा कि भाई नाम को तुम एक बार एड्रेस कर दो, किसी एक नाउन को तुम एक बार एड्रेस कर दो और बाद में उसके रेफरेंस में कोई एक वर्ड यूज करो और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या काम करता है, अगर प्रोनाउन के फंक्शन की बात की जाए, अगर प्रोनाउन की फंक्शन की बात की जाए, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन, द रिपीटिशन रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। मतलब ये क्या काम करता है कि नाउन की पुनरावृत्ति को, नाउन की रिपीटिशन को बार बार होने से ये रोकता है, नाउन की रिपीटिशन को ये रोकता है, या नाउन की पुनरावृत्ति को ये रोकता है। ये छोटी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखो, अच्छा एक बात और समझना, एक बात और समझना, प्रोनाउन के लिए छोटा सा नोट लिख लेना। जैसे मैं अगर ऐसा कहता हूँ, देखो वो ही इज ही इज इल। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये ही कौन है, तो आप कहोगे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो प्रोनाउन के प्रयोग के साथ एक छोटी सी सावधानी क्या बरतनी है, प्रोनाउन शुड हैव ए क्लियर एंटीसीडेंट, या प्रोनाउन मस्ट हैव ए क्लियर एंटीसीडेंट। क्लियर एंटीसीडेंट का मतलब क्या है कि जिसके लिए इस ही का प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये ही है कौन। देखो, हम ऐसा कह देते हैं क्या, राम विल नॉट कम टू स्कूल, he is ill। अब अगर इस ही के बारे में बात की जाए कि बताओ ये ही कौन है, तो आप क्या कह दोगे, ये ही कौन है, ये ही यही वाला राम है। और इस ही का एंटीसीडेंट नाउन क्या है, आप क्या कहोगे, राम है। वही बात मैं कह रहा हूं क्या, ए प्रोनाउन शुड हैव ए क्लियर एंटीसीडेंट, ए प्रोनाउन शुड हैव ए क्लियर एंटीसीडेंट, मतलब जिसके लिए वो प्रयोग किया जा रहा है वो जरूर होना चाहिए। फंक्शन क्या कह सकते हो, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। और ठीक है, एक फंक्शन इसका और नोट कर लेना, इट रेफर्स, it refers noun at a large। मतलब जब कभी एक बहुत बड़े समूह को भी रेफर करना हो तो भी आप इस प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, कभी इंडिविजुअल को रेफर करना हो तो भी आप यूज कर सकते हो। बार बार बंगरू रिपीट हो रहा था, उसके जगह पर हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, ही का यूज कर लिया। लेकिन जब कभी एक बड़े ग्रुप को रेफर करना हो तो भी आप क्या यूज कर सकते हो, तो भी आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल देखोगे, द इंडियन क्रिकेट टीम है, आगे कहते हैं क्या, बिकॉज दे बिकॉज दे प्रैक्टिस
बिकॉज दे प्रैक्टिस अ लॉट। अगर एक बात पूछी जाए आपसे, अगर आपसे एक बात पूछी जाए कि बताओ इसमें इसमें इस दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो आप क्या कहोगे? इस दे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इस दे का प्रयोग किया गया है इसी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। इस इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या प्रयोग किया गया है? इस दिन का प्रयोग किया गया है। और किसको रेफर कर रहा है? एक ग्रुप को रेफर कर रहा है ना। तो बस वही बात किया जा रहा है, क्या इट रेफर्स नाउन एट ए लार्ज। मेरे ख्याल से छोटी सी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब एक बात और समझना कि इसके तीसरे फंक्शन की बात की जाए अगर कि ये और क्या क्या हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? जिस प्रकार से एक नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का काम कर रहा था, उसी प्रकार से एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है? प्रोनाउन एक नाउन की जगह पे आता है। इसका मतलब इसका तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है? इसका तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है? इट कैन बी ए सब्जेक्ट, इट कैन बी ए ऑब्जेक्ट, इट कैन बी ए सब्जेक्ट, इट कैन बी ए ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउन पढ़ लिए हम लोग, प्रोनाउन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना चाहिए? अब आप क्या कहोगे? अब एडजेक्टिव पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो क्या देखोगे आप लोग? सबसे पहले एक बात बताओ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसको बोलना क्या चाहिए? पढ़ने पढ़ाने की बात तो बाद में होगी, पहले एक बात बताओ, इसको बोलना क्या चाहिए? तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी डी लेटर के बाद अगर जे लेटर आ जाए, ध्यान से सुनो, जब भी कभी डी लेटर के बाद जे लेटर आ जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना, इस डी लेटर का साउंड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से? इस जे की वजह से। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? एडजेक्टिव, ना कि एडजेक्टिव। अब क्योंकि हम लोग हैं भारतीय, घर से माँ कसम खा के चले होते हैं कि जब तक एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन न कर ले, एक एक वर्ड का उच्चारण न कर ले, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। क्या होगा? देखो, इस डी लेटर के साउंड को सॉफ्ट करने के लिए जे लेटर लिखा गया, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। ऐसे ही वर्ड क्या हो सकते हैं? आप क्या कहोगे? एडजस्ट, आप क्या कहोगे? एडजेसेंट, एजर्न, है ना। ये सारे वर्ड कौन से हैं जिसमें डी लेटर के बाद जे आता है? तो आओ शुरू करते हैं किसको हम लोग? एडजेक्टिव को। ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ किससे? एड और जैक्सन। इसका मतलब क्या होता है? थ्रो लाइट, थ्रो लाइट टूवर्ड्स, टूवर्ड्स अ नाउन। अब नाउन की जगह पे क्या आता है? आप क्या कहोगे? नाउन। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो तो तुम्हारी विशेषताओं के बारे में कुछ बात पता चलेगी? तुम कैसे हो? तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे हो, तुम कैसे हो? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वही बात ये कह रहा है, क्या थ्रो, एडजेक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है एडजेक्टिव का? कि वो प्रकाश दिखाता है। किसकी ओर? नाउन और प्रोनाउन की ओर। और इसी प्रकाश दिखाने की वजह से क्या होता है कि उसकी विशेषताएं पता चलती है। किसकी विशेषताएं? आप क्या कहोगे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं, है ना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट क्वालिफाइज क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन, और ए प्रोनाउन। मतलब क्या काम करता है? सिंपल सा काम क्या है कि नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ बातों को ऐड करता है, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखो, क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? ये डिफिनेशन तो बचपन से रटते आओगे। क्वालिफाई का मतलब करने का मतलब क्या होता है? ऐड समथिंग टू सम समथिंग, समथिंग मेरी जान, ऐड
समथिंग टू समथिंग, मतलब क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ और बातों को ऐड करना ही क्या होता है, क्वालिफाई करना। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आओ आगे देखते हैं। अब अगर आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बातें की जाए तो मान लो आप इसको कह सकते हो कि इसका फंक्शन भी यही है, इसका फंक्शन भी आप क्या कह सकते हो, यही है क्या, इट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ से बातें थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो आगे की बातें और मुश्किल होती जाएंगी, आगे की बात और मुश्किल ना हो जाए, इसलिए यहाँ से मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो, कैसे सुनते हो, आओ देखो। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पहला स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहला स्ट्रक्चर क्या है कि बिफोर ए नाउन it comes, what comes, adjective comes before a noun, before a noun, noun है तो pronoun भी होगा, before a noun or a pronoun and qualifies it, and qualifies it, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसकी विशेषता को बताता है, कौन, एक एडजेक्टिव। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। देखो, आई सॉ अ ब्यूटीफुल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कहाँ, कह देते हैं देयर। ठीक है, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी काम चलेगा, अगर उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो भी काम चलेगा, उसमें अगर एडवर्बियल नहीं है तो भी काम चलेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इस चीज को यहाँ से हटा दूं तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। अगर आपसे एक बात पूछा जाए तो क्या कह रहा है कि बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड क्वालिफाइज इट, एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड क्वालिफाइज इट। कहने का मतलब क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ये बताता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पे एक नाउन, और इसके पहले आकर के इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो आप इसको क्या कह दोगे, आप इसको कह दोगे क्या, एडजेक्टिव। आप इसको क्या कह दोगे, एडजेक्टिव। बहुत छोटी सी बात थी ये, है ना। ठीक है, अब अगर इसके दूसरे पोजीशन की बात की जाए कि बताओ इसका दूसरा पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आफ्टर ए नाउन, आफ्टर ए नाउन, आफ्टर ए नाउन, बट बिफोर ए वर्ब, बट बिफोर ए वर्ब। ऐसा क्यों होता है, तो सो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, टू शो इफेक्ट, टू शो इफेक्ट ऑन वर्ब, आफ्टर ए नाउन बट बिफोर ए वर्ब टू शो इफेक्ट ऑन वर्ब। मैं बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुक पाऊंगा क्योंकि आपको पता ही होगा मैं बहुत ही सीरियस इंजरी से बाहर निकला हूं अभी, इसलिए बहुत ज्यादा नीचे झुकने में मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका दूसरा पोजीशन क्या है, एक नाउन के बाद लेकिन वर्ब के पहले। पहला पोजीशन क्या कहता है कि नाउन के पहले आकर के नाउन की विशेषता को बताएगा। दूसरा पोजीशन क्या कहता है, नाउन के बाद, नाउन के बाद लेकिन वर्ब के पहले आकर के वर्ब के बारे में कुछ इफेक्ट, सॉरी वर्ब के ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा। कैसे, देखो, ऐसे कहते हैं हम लोग सीता, या सीता छोड़ दो, ऐसे कह देते हैं रीता, काम एंड ब्यूटीफुल। कोई ऐसा वीर पुरुष है जो इस बात को बता दे कि एम के पहले अगर एल लिखा होता है, एम के पहले एल लिखा होना का मतलब क्या, जैसे मान लो कि काम लिख दिए, पाम लिख दिए,
बाम लिख दिए, BALM। इसको अब मेरा बालमाल मत पढ़ने लगना कि मेरे बालम लिखे गए, ऐसा नहीं है, बाम पढ़ते हैं इसको, है ना। तो कभी भी अगर एम के पहले अगर एल लिखा हुआ हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं करते हैं, कोई बता सकता है? ये बातें मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता होगी कि अगर एम के पहले एल आ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं करते हैं। या फिर मान लो पार्क लिखा हो PALK, वॉक लिखा हो WALK, टॉक लिखा हो TALK, ये सेम ग्रुप वाले हैं, KLMN, है ना। तो इसके पहले अगर ये एल लिखा हुआ है तो क्यों इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, कोई बता सकता है इसको? आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखो, रीता काम एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल डांस्ड। देखो, एक सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, रीता, जो कि एक नाउन है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, DANCED, डांस, ये क्या है, एक वर्ब है। तो रीता के बारे में बताया, रीता कैसी थी, शांत थी, काफी स्थिर थी, और कैसी थी, बहुत सुंदर थी और सुंदर थी, है ना। रीता कैसी थी, शांत थी और सुंदर थी। और उसने क्या किया, डांस किया, किसके साथ, राम के साथ। तो ये क्या हो गया, रीता इसके बारे में ये सारी बातों को बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो देखो यही बातें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्या, आफ्टर ए नाउन, नाउन के बाद लेकिन वर्ब के पहले आकर के नाउन की विशेषता बताएगा और स्पेशल इफेक्ट शो करेगा इस पे, वर्ब पे, है ना। इसका दो पोजीशन ये हो गया, ठीक है, दूसरा पोजीशन इसका ये हो गया। और इसके तीसरे पोजीशन को देखते हैं, और इसके तीसरे पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। और इसकी तीसरी पोजीशन को देखते हैं। फिर तीसरी पोजीशन की बात की जाए, देखो, संसाधनों का रोना या रिसोर्सेस का रोना रोना मुझे नहीं आता कि कब डिजिटल बोर्ड आएगा, कब मैं शुरू करूंगा। बहुत ही क्रांतिकारी इंसान हूँ, जहाँ कहीं चाहूँ वहीं शुरू करूंगा। मन करे तो पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ना शुरू कर दो, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर, ठीक है। आओ देखते हैं, अब ये कहो कि सर डिजिटल बोर्ड आओ लाओ उसमें करो, तो डिजिटल बोर्ड की कोशिश में हूँ, जल्दी आ जाएगा वो भी, डिजिटल बोर्ड पे हम काम करेंगे अपने, ठीक है। आओ देखते हैं, थर्ड पोजीशन की बात की जाए कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के बाद, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के बाद आकर के आकर के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बताएगा, कौन, तो एडजेक्टिव। अब स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब क्या होते हैं यहीं पे समझ लो। बी के देखो 8 फॉर्म होते हैं, बी के 8 फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, देखो, बी का फॉर्म इज होता है, एम होता है, आर होता है, प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो अगर वॉज होता है ना। बी का फॉर्म बी होता है, और क्या होता है, बीइंग होता है, एक क्या होता है, बीइंग होता है। देखो, ये कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, तो 5, ये कितना हो गया, तो 7, और ये कितना हो गया, टोटल 8। ये 3 हो गए, सॉरी, ये क्या हो गया, 2, ये 2, और यहाँ क्या हो गया, 1। टोटल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8। ये सारे क्या है, बी के फॉर्म्स। बेसिकली इनको यूज करके कभी कभी स्टेट बताई जाती है, अवस्थाओं को। स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ बहुत सारे हैं, जैसे थिंक हो गया, ये भी क्या है, स्टेट बताता है ना। ये सब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स हैं जो अवस्थाओं को बताते हैं। अगर मैं ऐसे कह लूं आपसे, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे एक वर्ब लिखा गया आपके साथ, क्या, एम। अब एम को आप लोग कहोगे तो लिंकिंग वर्ब है मेरे भाई, लिंकिंग वर्ब है, बहुत अच्छी बात है, आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में पता है, तो लिंकिंग वर्ब भी बिल्कुल है ये, ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी ये है। लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, यहाँ पे ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, हैप्पी, जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो देखो 3 पोजीशंस कौन कौन से हो गए,
ये बिफोर इन नाउन मतलब नाउन के पहले आएगा। दूसरा पोजीशन क्या हो गया, आफ्टर ए नाउन बट बिफोर ए वर्ब टू शो एन स्पेशल इफेक्ट ऑन वर्ब। ठीक है, कौन आएगा, एडजेक्टिव। तीसरा पोजीशन क्या हो जाएगा, आफ्टर ए स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। तो इन तीन पोजीशंस को आप लोग को याद रखना है, हर सूरत में हर हाल में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसको भूल जाएंगे तो फिर काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो ये आंसर करता है किसका, ये आंसर करता है किसका, विच टाइप। ठीक है, यह किसका आंसर करता है, यह आंसर करता है विच वन। यह आंसर करता है किसका, विच के साथ व्हाट का भी आंसर करता है ये, विच टाइप, व्हाट टाइप, विच वन और व्हाट नंबर। और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं क्या, इसके आगे की बात करते हैं क्या, वर्ब के बारे में। आओ, देखो क्या है कि मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पता है, जब मैं आगे कुछ रूल्स को एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आगे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करूंगा, जैसे मान लो नाउन ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नाउन पढ़ाते पढ़ाते क्या हो, कभी कुछ दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे तो आप उनको लेके कंफ्यूज होंगे। फिर आप क्या करेंगे, ओवरलैपिंग चैप्टर होने की वजह से क्या होगा, आप जाएंगे बार बार पलट के दूसरे रूल्स को देखने लगेंगे, ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पढ़ाने की शुरुआत में जब भी करता हूँ तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस करके उनकी बेसिक बातों को मैं आपको बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ, ताकि कभी कभी क्या हो, जो रूल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दूसरी बातें भी यूज हो रही हूँ, भले आप वो चैप्टर पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी आप उस बात को समझ जाए, टैकल कर ले। बस इसी छोटी सी बात के लिए मैं क्या करता हूँ कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आओ देखते हैं आगे, समझते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो इसका लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्ड्स। मतलब ढेर सारे शब्द, बहुत सारे शब्द, है ना। ठीक है, ये बताता क्या है, ये बताता है दो बातों को। एक तो किसी एक्शन को बताएगा ये, है ना, एक तो ये किसी एक्शन को बताएगा। दूसरा क्या बताएगा, दूसरा ये बताएगा किसी स्टेट को। दूसरा क्या बताएगा, ये किसी स्टेट को। ठीक है, दूसरा क्या बताएगा, किसी स्टेट को। अच्छा, एक बात और समझना, अगर मैं वर्ब के टाइप्स आपको बताना शुरू कर दूं तो पूरा का पूरा ये बोर्ड एक चार्ट से भर जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि अपना केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसलिए बहुत बेसिक बेसिक बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात की जाए तो दो टाइप्स मेनली कौन कौन से हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, इन सारी बातों को डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझना। आपके सामने एक दो एग्जाम्पल लिखता हूँ छोटा छोटा, देखो उसको ध्यान से। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल क्या हो गया, आई टी। मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक बात बताई थी कि जब भी कभी बहुत सारे वर्ड्स के बाद में अगर टर्मिनेटर लग जाए, मतलब एक ऐसा सिंबल लग जाए जिसे हम लोग फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। हालांकि सेंटेंस टर्मिनेट करने के लिए तीन चीज़ें हम लोग के पास है, कौन कौन सी, एक तो फुल स्टॉप है, दूसरा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तीसरा क्या है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, है ना। तो सेंटेंस यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई, अगर ये सेंटेंस टर्मिनेट हो गया मतलब कि ये बातें अगर यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है वर्ब की, याद रखिएगा। वर्ब की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, नो वर्ब नो स्टोरी। मतलब बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए पांच चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट,
एडवर्बियल, है ना, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, इन सारी जो सब्जेक्ट और वर्ब, इसको छोड़ के बाकी कुछ चीज़ें हो या ना हो, सेंटेंस अपना बन जाएगा। लेकिन एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। और देखते हैं, तो अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया है, इसका मतलब क्या, इसमें कोई ना कोई एक वर्ब होगा। खुद से पूछ के बताओ, क्या ये वर्ब है, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रोनाउन है। क्या ये वर्ब है, बिल्कुल नहीं, ये तो क्या नाउन है। क्या ये वर्ब है, बिल्कुल नहीं, ये तो एक नाउन है। तो बचा क्या अपने पास, बचा क्या, बचा अपने पास टीच, जो कि क्या होगा, जो कि होगा वर्ब, है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखो दूसरी बात, इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में ऐसे लिख रहा हूं, तो इसको मैं जरा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दूं, रुक जाओ। ठीक है, अब आप लोग से पूछा जाए बात कि बताओ वर्ब कहाँ पे, तो आप क्या कहोगे, वर्ब कहाँ पे है, वर्ब है इस जगह पे। तो ध्यान से देखना, जो मेन रेफरेंस हमें मिल रहा है एक्शन का, वो किससे हो रहा है, वो मिल रहा है किससे, टॉट से। यहाँ पे किससे मिल रहा है, टीच से। ये क्या हो जाएगा अपना मेन वर्ब, ये क्या हो जाएगा अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। और यहाँ पे देखो मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए, इसके टाइम के बारे में बताने के लिए, इसके टेंस के बारे में बताने के लिए, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा वर्ब आया हो, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या कहेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। आओ वर्ब्स के बारे में और बातें करें। देखो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। और देखते हैं उन फॉर्म्स को, ठीक है। देखो वर्ब का V1 फॉर्म होता है, इसे हम लोग बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं, है ना। वर्ब का V2 फॉर्म होता है, वर्ब का V3 फॉर्म होता है, वर्ब का इसे हम लोग ED फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग EN फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वर्ब का V4 फॉर्म भी होता है, या इसको हम लोग ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, पार्टिसिपल्स। इसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, उससे हम लोग 2+V1 के नाम से जानते हैं, है ना, 2+V1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। आओ देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्ब लिख दूँ, क्या, गो, तो आप क्या कहोगे, इसका V2 फॉर्म क्या होगा, वेंट। V3 फॉर्म क्या होगा, गोन। V4 फॉर्म क्या होगा, गोइंग। V5 फॉर्म क्या होगा, टू गो, टू गो, है ना, ठीक है। अब मान लो अगर इसी पे, इसी जगह पर मैं एक दूसरा वर्ब और लिख दूं, क्या, मान लो कट लिख देते हैं, कट। यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्म कट ही होगा। यहाँ पे इसका फॉर्म क्या होगा, कट ही होगा। इस जगह पे इसका फॉर्म क्या होगा, कटिंग होगा। और इस जगह पे इसका फॉर्म क्या होगा, टू कट, है ना। क्या इसका फॉर्म होगा, टू कट। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना एक बात को, एक बात को ध्यान से देखना। देखो, क्या आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें और इसमें क्या नोटिस कर पा रहे हो, तो आप क्या कहोगे, नीचे वाले केस में आप क्या कहोगे कि V2 का जो फॉर्म है वो V3 के इक्वल है, और ऊपर वाले में क्या कहोगे, जो V2 का फॉर्म है वो V3 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी कभी V2 इक्वल टू V3 हो जाए, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म के इक्वल हो जाए, ऐसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। और जब भी कभी V2 का फॉर्म V3 के इक्वल ना हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। ये क्या होगा अपना, ये बेसिकली क्या होगा अपना, इर्रेगुलर वर्ब्स,
और ये क्या हो जाएगा, रेगुलर वर्ब्स, है ना। ठीक है, अब इन बातों को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर अगर नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे मेरे साथ नोट कर ले। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो बात होगी वो क्या होगी, वो होगी एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में कुछ बातें अगर की जाए, एडवर्ब के बारे में कुछ बातें की जाए तो ध्यान से देखना, जिस प्रकार से एडजेक्टिव क्या काम करता था, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता था, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करता था, उसकी कुछ विशेषता को बताता था, उसी प्रकार से एडवर्ब क्या करेगा, एडवर्ब क्या करेगा, ये वर्ब के बारे में कुछ विशेषता बताएगा। ये ऐसा मानना था पहले, पहले लोग क्या मानते थे, पहले के जो ग्रामेरियंस थे वो क्या मानते थे, एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब का काम केवल और केवल वर्ब को क्वालिफाई करना, मतलब वर्ब के बारे में कुछ ऐड करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवर्ब क्या काम कर सकता है, ये पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है ना, इंटरजेक्शन को छोड़ के। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे कह दूं, आई राइड बाइक फास्टली, है ना, आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। ये अपना फर्स्ट सेकंड सेंटेंस हो गया, ये अपना दूसरा सेंटेंस हो गया, और इस जगह पे अपना तीसरा सेंटेंस है, देखो, आई राइड बाइक वेरी फास्टली, वेरी फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुमसे यहाँ पे वर्ब के बारे में पूछा जाए कि बताओ पहले सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे है, तो तुम क्या कहोगे, वर्ब कहाँ पे है, ये राइड अपना क्या हो जाएगा, एक वर्ब। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं कैसा गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ, है ना। तो ये जो फास्टली है ये क्या काम कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये सेंटेंस में इसमें और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दिया गया, क्या, वर्ब। यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, आई राइड, आई राइड अ बाइक, या छोड़ दो, आई राइड बाइक, आई राइड बाइक वेरी फास्टली। देखो, आई राइड बाइक फास्टली, ये फास्टली क्या था, एडवर्ब था। किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस राइड वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मैं देखो, मैं तेज बाइक चलाता हूँ, मैं बहुत तेज बाइक चलाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फास्टली लिखा हुआ है, फास्टली क्वालिफाई कर रहा है किसको, इस वर्ब को, लेकिन ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है किसको, ये वेरी क्वालिफाई किस कर रहा है किसको, फास्टली को। मैं तेज बाइक चलाता हूँ, मैं बहुत तेज बाइक चलाता हूँ, ठीक है। ये वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस एडवर्ब को। नीचे देखो, नीचे देखो, आई सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अगर इस वैल्यू को यहाँ से हटा दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि ये ब्यूटीफुल क्या है, तो आप क्या कहोगे, ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इस गर्ल नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। कितनी सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की। तो ये वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वेरी हो जाएगा एडवर्ब, और क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस एडजेक्टिव को। तो आप खुद देख के बताओ, क्या एक एडवर्ब केवल और केवल वर्ब को क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल नहीं। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है ना। आगे हम देखेंगे एडवर्ब कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और देखो, अगर इसके पोजीशंस के बारे में बात की जाए तो आप देख रहे हो, कभी ये नाउन के बाद आ रहा है, कभी ये नाउन के बाद आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, कभी आप देख रहे हो ये एडवर्ब के पहले आ रहा है,
कभी आप देखोगे एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, कभी कभी आप देखोगे सेंटेंस की शुरुआत ही एडवर्ब से हो जाएगी, उसको सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द बस, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द बस, ये क्या होता है, सेंटेंस एडवर्ब होते हैं, है ना। तो आप देखोगे क्या इसका पोजीशन बहुत फ्रिक्वेंट है, मतलब इसकी पोजीशन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है, कोई एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। और इसी वजह से एडवर्ब क्या करता है कि बहुत सारे एरर्स को जनरेट करता है। अगर एरर स्पॉटिंग की बात की जाए तो जो एरर्स आते हैं, बहुत सारे एरर्स आते हैं, वो किससे आते हैं, वो एडवर्ब से आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। देखो एडवर्ब कहाँ पे आ रहा है, नाउन के बाद। एडवर्ब कहाँ पे आ रहा है, एडवर्ब के पहले, ठीक है, एडवर्ब के पहले। एडवर्ब कहाँ आ रहा है, एडजेक्टिव के पहले। सेंटेंस एडवर्ब में सेंटेंस में उसकी शुरुआत होगी, ठीक है, कभी कभी एकदम लास्ट में आएगा, है ना। तो आप क्या देखोगे, आप क्या देखोगे कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे बहुत सारे एरर्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जिसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात, एक बात समझना, एडवर्ब को पहचानोगे कैसे। तो एडवर्ब किसका किसका आंसर करता है, व्हेन, और किसका आंसर करता है, हाउ, और किसका आंसर करता है, हाउ, और किसका आंसर, देखो व्हेन का मतलब क्या होगा, टाइम, हाउ का मतलब क्या होगा, मैनर, और किसका आंसर करता है, वेयर, वेयर का मतलब क्या होगा, प्लेस, है ना, ठीक है। देखो मतलब व्हेन, हाउ और वेयर का आंसर जिससे मिल जाए, आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे क्या, व्हेन, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे हाउ, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे वेयर, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मेरे ख्याल से आप ये छोटी सी बात समझ पा रहे होंगे मेरी। आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए किस पे चलते हैं हम लोग, प्रेपोजिशन पे। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस बात को अभी नहीं समझेंगे तो आगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो विश्वास मानिए आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग अभी से इन छोटी छोटी बातों को समझ के चलिए, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। आगे की बात क्या है, प्रेपोजिशन। देखो दो शब्द से मिलके बना हुआ, किससे, प्री प्लस पोजिट। इसका मतलब क्या होता है कि पहले रखना, किसके पहले रखना, देखते हैं किसके पहले रखना और किसको रखना, ठीक है। आओ देखते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which shows relationship, रिलेशनशिप पे स्पेलिंग क्या होगी भाई, कमेंट करके बता दो यार। रिलेशनशिप, इट इज अ वर्ड विच शोज, वर्ड विच शोज relationship of a noun or a pronoun with other words in the sentence, है ना, इन द सेंटेंस। मतलब प्रेपोजिशन क्या काम करता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करता है, किससे, सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ। फिर से सुनो, प्रेपोजिशन क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उस सेंटेंस में उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ शो करता है, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे क्या करता है ये। तो सबसे पहले एक बात समझना है, इसका पोजीशन क्या होगा, इस पोजीशन को समझो। पहला पोजीशन क्या हो सकता है, नाउन। फिर क्या हो सकता है, प्रेपोजिशन। और फिर क्या हो सकता है, फिर एक नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो कैसे होगा, क्या कह लोगे तुम, ऐसे कह लो, राम
ड्रैग, लक्ष्मण इन द वॉर। तो आप देख पाओगे क्या, ये लक्ष्मण यहाँ पे क्या हो रहा है, लक्ष्मण यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नाउन। ये इन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक प्रेपोजिशन। और द वॉर क्या होगा यहाँ पे, एक नाउन। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। देखो नाउन, इसका पहला पोजीशन क्या होता है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। देखो नाउन प्रेपोजिशन फिर से नाउन। इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। पहला पोजीशन क्या हो गया, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। ठीक है, दूसरे पोजीशन की बात करते हैं और देखते हैं दूसरा पोजीशन इसका। ठीक है, वर्ब प्रेपोजिशन और फिर क्या होगा, फिर होगा नाउन। ध्यान से देखो, वर्ब प्रेपोजिशन और नाउन। आप लोग एक काम करो, जब तक मैं सेंटेंस लिखता हूँ तब तक खुद से इस ऐसे स्ट्रक्चर पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो कैसे फॉलो हो रहा है, जिसमें पहले एक वर्ब आया हो, फिर प्रेपोजिशन आया हो, फिर से एक नाउन आ रहा हो। ठीक है, ऐसे बना करके देखो खुद से बन पा रहा है या नहीं। तब तक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो द रैट लिव्ड inside, the rat lived inside। ओके, ठीक है। अगर देखने की कोशिश करो तो ये लिव्ड क्या होगा यहाँ पे, एक वर्ब। इनसाइड क्या होगा यहाँ पे, एक प्रेपोजिशन, है ना। अ होल यहाँ पे क्या होगा, एक नाउन। तो देखो सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कौन सा, वर्ब प्रेपोजिशन नाउन, वर्ब प्रेपोजिशन नाउन। अगर मेरी इन बातों को आप लोग नहीं सुनेंगे ध्यान से तो आगे विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस बात को आप लोग याद रखिएगा। मैंने जो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया तो आपको एक बात बताया था, क्या वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, फिलहाल के लिए एक नाउन या एक प्रोनाउन। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, कौन कौन से, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। मतलब सब्जेक्ट कौन बन सकता है, एक नाउन बन सकता है और नाउन के 5 इक्विवेलेंट बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, एक नाउन बन सकता है और नाउन के 5 इक्विवेलेंट बन सकते हैं। ठीक है, जो नाउन के समकक्ष होते हैं। अब एक बात समझना, आपसे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फिर मैं ही आपसे पूछता हूँ ऐसे कि बताओ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेने का काम कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल ये पूछूं कि बताओ ऑब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं, तो आप क्या कहोगे, पहला क्या है, वर्ब। मतलब एक वर्ब भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। दूसरा क्या लिखोगे आप, एक प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। जैसे एग्जांपल समझना, अगर मैं ऐसे कह दूं क्या, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है। मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, इस राइटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर टू द PM। आई एम राइटिंग अ लेटर टू द PM। अब अगर इस टू के बारे में पूछा है तो टू क्या है, यहाँ पे टू है प्रेपोजिशन। द PM क्या होगा, द PM होगा ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट होगा, इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बस यही छोटी सी बात आपको समझानी थी, क्या कि केवल दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। कौन कौन से है वो, एक तो वर्ब है, दूसरा क्या है, प्रेपोजिशन है। अब मैं इसी बात को आपको आगे समझा सकता हूँ। देखो कैसे, मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर टू ही और हिम। अब यहीं से तो स्पॉटिंग एरर का शुरू होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई एम राइटिंग ए लेटर टू ही या हिम, कौन सा सही होगा, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे क्या सही होगा, हिम सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि केवल दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट
लेने का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट किसका किसका होगा, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट होगा तो किस केस में होगा, आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ही किस केस में आप क्या कहोगे, सब्जेक्टिव केस में है। और हिम किस केस में आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हिम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे की बात समझना क्या, आगे की बात समझना क्या, आगे हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है क्या, वो है कंजंक्शन। वो क्या है, कंजंक्शन। आओ देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। अच्छा, अगर आपसे एक बात पूछा जाए कि रेलवे स्टेशन के पास आप देखते होंगे जंक्शन लिखा होता है, जंक्शन देखते होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। तो जंक्शन का मतलब पता क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे दो डिफरेंट रूट्स आके मिलती हूँ और वो एक हो जाती हूँ। मतलब क्या, ये जंक्शन इसका मतलब क्या कर रहा है, ये इस रूट को और इस रूट को जोड़ करके एक बना रहा है। ठीक है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते आकर के जुड़ते हो। तो कंजंक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और किसको जोड़ने का काम करता है, आप क्या कहोगे, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। और किसको जोड़ने का काम करता है, आप क्या कहोगे, क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। और किसको जोड़ने का काम करता है, आप क्या कहोगे, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ना, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आओ देखते हैं। अब एक बात बताओ, सेंटेंस कब बनेगा, सेंटेंस कब बनेगा। तो आप क्या कहोगे, जब बहुत सारे शब्द लिखे गए हों और लास्ट में एक टर्मिनेटर लगा हो। टर्मिनेटर का मतलब क्या है, या तो फुल स्टॉप लगा हो, या तो क्वेश्चन मार्क लगा हो, या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब इन तीनों में से कुछ भी दिख गया, जिसका मतलब क्या होगा, वो सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब खुद खुद के दिल पे हाथ रख कर पूछो, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसको किससे जोड़ोगे, किसी से नहीं जोड़ोगे। इसका मतलब क्या है, कंजंक्शन किसको किसको जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉज को जोड़ता है, सेंटेंस को बिल्कुल नहीं जोड़ता है ना, सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं जोड़ता है। ठीक है, अब कंजंक्शन के बारे में एक बात समझना है, छोटा सा एक छोटी सी बात आपको याद बता दूं मैं। कंजंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स प्राइमरीली कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसको याद कर लेना। कैसे याद कर लोगे, एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास। क्या है वो क्या है, फैन बॉयज, FANBOYS। ठीक है, अब एक बात देखो, मान लो F से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, फॉर। A से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, एंड। N से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, नॉर। B से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, बट। O से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, और। Y से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, येट। S से क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे, सो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या काम करता है, ये काम क्या करता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है। ऐसे स्ट्रक्चर जो सेम रैंक के होंगे उनको जोड़ने का काम करता है। मतलब सेम रैंक से मेरा मतलब क्या है, कि मान लो अगर इधर सब्जेक्ट लिखा गया है तो यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर लिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही लिखोगे। इधर ऑब्जेक्ट लिखे हो, यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर लिए तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही लिखोगे। सेम रैंक, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं इसको आपको कंजंक्शन में डीप में बताऊंगा। फिर इतना समझना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे याद कर लोगे, फैन बॉयज से, फैन बॉयज से।
एफ से क्या होगा फॉर, ए से क्या होगा एंड, एन से क्या होगा नॉट, बी से क्या होगा बट, ओ से क्या होगा और, वाई से क्या होगा एट, एस से क्या होगा सो। बस इन बातों को ध्यान में रखना। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहा है क्या, इंटरजेक्शन, जिसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी नहीं है फिलहाल, मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, ठीक है। इंटरजेक्शन एक छोटी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पास बच रहा है, क्या है, बस बेसिकली एक्सप्रेशन है, जैसे हुर्रा, अलास, ओह, है ना। इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।